हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर जून 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको हम कवर करने वाले हैं। ये होगा इसका पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी पार्ट 1 ये अपलोड हो चुका है जिसमें हमने टॉप मोस्ट 150 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 150 क्वेश्चन, जिसके साथ में आपका ये जो 300 क्वेश्चन की सीरीज़ है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी 2 पार्ट में। तो ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी एक पार्ट हो चुका है जिसमें 150 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और ये है इसका पार्ट नंबर 2 जिसमें हमने लास्ट 6 मंथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है कि देखिए, जो हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसी पर ही डेली सुबह करंट अफेयर की क्लासेस होती है जिसमें हम टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये 20 क्वेश्चंस आपके होते हैं करंट अफेयर के, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शंस को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है प्रविका स्टडी ऑफिशियल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, अदरवाइज आप डायरेक्टली सर्च करते हैं प्रविका स्टडी ऑफिशियल तो आपको ये चैनल देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज के हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की एमडी ये कौन बनी है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो देखिए, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं आपसे कि जो आईएमएफ है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसकी जो एमडी है वो कौन बनी है और ये दोबारा से अपॉइंट हुई हैं। तो इमेज में आप देख सकते हैं, ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि फिर से बन गई हैं आईएमएफ की एमडी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 अक्टूबर 2024 से ये शुरू होगा और ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले 2019 में इन्होंने यहाँ पर कार्यकाल संभाला था, किसका, आईएमएफ के एमडी के तौर पर। ठीक है, तो कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती है बुल्गारिया से, और दोबारा से अपॉइंट हुई हैं एज अ एमडी ऑफ आईएमएफ। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब ये किसने जीता है। तो देखिए, अगर हम बात करें इंडियन सुपर लीग 2023-24 की, तो ये खिताब जीता है मुंबई सिटी ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसमें विजेता टीम जैसे मैंने बताया मुंबई सिटी है। उप विजेता की बात करें तो ये मोहन बगान। गोल्डन ग्लव जीते हैं फुरबा लाचेन पानी, जो कि मुंबई सिटी से हैं। गोल्डन बूट की बात करें तो त्रिमयोस डायमंटकोस केरल ब्लास्टर्स से हैं, इन्हें मिला है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग ये विक्रम प्रताप सिंह फ्रॉम मुंबई सिटी। और प्लेयर ऑफ द लीग की बात करें तो अगेन द्रिमित्याउस पेट्रियोस को ये मिला है, कहाँ से, मोहन बगान सुपर जॉइंट से। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि इंडियन सुपर लीग 2023-24 ये जीती है किसने, मुंबई सिटी ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 ये कब मना है। तो ये मना है 3 मई को। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये मैंने क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है कि कई सारे मीडिया को लेकर आजकल सवाल चलता है, काफ़ी न्यूज़ फ्लैश होती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं 3 मई को। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यहाँ हम मनाते हैं, और ये इस बार कौन सा हमने मनाई, ये हमने मनाया 31वां। और 2024 की अगर हम बात करें, इसमें थीम क्या है इस डे की, तो ये है ग्रह के लिए प्रेस। नॉर्मली तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछेंगे, ग्रह के लिए प्रवेश, लेकिन अगर आपको पूरा ही जानना है तो इसकी पूरी थीम है ग्रह के लिए प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। और हर साल जो यूनेस्को है वो विश्व प्रेस दिवस के विषय की घोषणा करता है। तो ध्यान रहेगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनता है 3 मई को, और इस बार की थीम है ग्रह के लिए प्रेस। फिर उप सेना प्रमुख के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए, अगर हम बात करें उप सेना प्रमुख, तो ये बन गए हैं एनएस राजा सुब्रमणी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। इमेज आप देख सकते हैं, ये है एनएस राजा सुब्रमणी, जो कि बन गए हैं भारतीय सेना में उप सेना प्रमुख के पद पर। अब ये तो बने उप सेना प्रमुख, अब आप मुझे बताओगे कि भारतीय सेना के प्रमुख अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम क्या है। इनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर है यूनिसेफ इंडिया के लिए
नेशनल एम्बेसडर ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें यूनिसेफ इंडिया की, तो इसके नेशनल एम्बेसडर ये नियुक्त हुई हैं करीना कपूर खान, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए बॉलीवुड अभिनेत्री है करीना कपूर खान, ये यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई है और 2014 से संगठन के साथ में ये एक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में इन्होंने काम किया है। अगर हम बात करते हैं यूनिसेफ की, तो इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, जो कि है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में और मुख्यालय हो जाएगा इसका न्यूयॉर्क में और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है कैथरीन एम रेसल। फिर है 5वीं बार लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये किसे नामित किया गया है? तो देखिए 5वीं बार लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये नामित किया गया है नोवाक जोकोविच को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए दुनिया के शीर्ष क्रम के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच को 5वीं बार लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया है और जोकोविच ने इससे पहले साल 2012, 15, 16 और 2019 में ये पुरस्कार अपने नाम किया और इस बार इन्होंने 5वीं बार लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब ये जीता है। नाम है इनका क्या? नोवाक जोकोविच। अगर हम पूरी डिटेल जानें तो देखिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये बना है नोवाक जोकोविच। महिला खिलाड़ी की बात करें तो ये बनी है एताना बोनमती। वर्ष का कमबैक पुरस्कार तो ये मिला है सिमोना बाइल्स को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर ये मिला है जूड बेलिंगहैम को और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार ये मिला है स्पेन महिला फुटबॉल टीम को। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में ये भारत किस स्थान पर है? तो देखिए अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की, तो इसमें भारत का स्थान है 159, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए जो रिपोर्ट है ये जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इसी के द्वारा प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें 180 देशों में भारत का स्थान आता है 159। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ऊपर आता है नॉर्वे, देन डेनमार्क एंड देन उसके बाद आता है नाम किसका? स्वीडन का। तो इम्पॉर्टेंट है ये इंडेक्स याद रखना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 भारत का स्थान है 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ और टॉप 3 कंट्रीज़ में सबसे ऊपर आता है नॉर्वे। और इसको जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। और अभी मैंने आपको बताया कि विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम कब मनाते हैं? वो 3 मई को मनाते हैं, तो उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ये बना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भागीदारी के लिए भारत की नई शिक्षा नीति के अनुरूप एक सहयोगी MBA कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए हार्वर्ड के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संबंध कौन सी यूनिवर्सिटी का है, तो ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का। फिर किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर यहाँ पर घोषित किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगेन डबल मार्क कर लीजिए। तो भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर ये घोषित किया गया है कोझिकोड को, जो कि केरल में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा, यानी कि यूनेस्को के द्वारा इसे सिटी ऑफ लिटरेचर का नाम दिया गया है किसको? कोझिकोड को। कहाँ पर है? तो ये है केरला में। तो देखिए केरल के उत्तर में स्थित कोझिकोड शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर यहाँ पर घोषित किया गया और ये शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है और इसकी घोषणा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के तहत की गई थी, जिसे 2004 में शुरू किया गया था। और वर्तमान में बात करें तो इसमें दुनिया भर के लगभग 300 शहर यहाँ पर शामिल हैं। फिर है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग यहाँ पर दिया है? तो देखिए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो टैग यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है श्रीनगर को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ये टैग प्रदान किया है और ये टैग WCC यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी द्वारा दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय शिल्पकारों और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत ये हुई थी साल 2014 में। अगला क्वेश्चन है पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले
पहले पर्यटक ये बन गए हैं गोपी चंद थोटाकुरा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए जो पायलट हैं गोपी चंद थोटाकुरा, ये पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और ये अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के रूप में इन्होंने यहाँ पर सफ़र किया है। और अगर हम बता दें गोपी थोटाकुरा के बारे में, तो उन्होंने माउंट किलिमंजारो के शिखर पर भी गए हैं और ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां यानी कि 100 कंट्री ये कौन सी बन गई है? तो देखिए आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश ये बन गया है पैराग्वे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पैराग्वे की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें सदस्य के रूप में ये शामिल हो गया है और 30 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है? तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ये चुने गए हैं राहुल गांधी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन जिसको हम जानते हैं नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, इसके सेक्रेटरी जनरल ये कौन बने हैं? तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल ये बन गए हैं मार्क रूट, जो कि नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा कि नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन जिसका नाम है नाटो, इसके सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर बन गए हैं। और नाटो में सेक्रेटरी जनरल अंतर्राष्ट्रीय सिविल सर्वेंट होता है, वो नाटो के सभी महत्वपूर्ण समितियों का अध्यक्ष भी होता है। तो ध्यान रहेगा नाटो के सेक्रेटरी जनरल ये बन गए हैं मार्क रूट। फिर किस देश ने विक्टोरिया शी नाम से एआई जनित प्रवक्ता यहाँ पर पेश की है? तो देखिए अगर हम बात करें विक्टोरिया शी नाम से एआई प्रवक्ता ये लॉन्च की है यूक्रेन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने अपने डिजिटल प्रवक्ता के रूप में एआई जनरेटेड अवतार जिसका नाम रखा गया विक्टोरिया शी, इसको पेश किया गया। और विदेश मंत्री त्रिमितो कुलेवा ने समय और संसाधन की बचत पर प्रकाश डालते हुए शी यानी कि विक्टोरिया शी की शुरुआत को एक अभूतपूर्व कदम यहाँ पर बताया है। तो ध्यान रखिएगा विक्टोरिया शी नाम से जो एआई जनरेटेड अवतार है प्रवक्ता के रूप में, इसे शामिल किया किसने? यूक्रेन ने। फिर रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए अगर हम बात करें रशिया की तो अगेन काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये। तो रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति ये बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए व्लादिमीर पुतिन ने 7 मई 2024 को 6 साल के कार्यकाल के लिए 5वीं बार रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और रूस में 15 से 17 मार्च 2024 के बीच में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और व्लादिमीर पुतिन इस चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। तो ध्यान रहेगा अब अगले जो है 6 सालों के लिए फिर से व्लादिमीर पुतिन बन गए हैं रशिया के राष्ट्रपति। कौन सी भी बार? तो ये बने हैं 5वीं बार। फिर मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति, इसका आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए भारत और फ्रांस के बीच में जो सैन्य अभ्यास है शक्ति, इसका आयोजन ये हुआ है मेघालय में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए उमरोई मेघालय में 13 से 26 मई 2024 तक भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति, इसका आयोजन हुआ और ये इसका 7वां संस्करण था। और भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में सैन्य अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत ये हुई थी 2011 में। अगला क्वेश्चन है किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार यहाँ पर जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार ये जीता है मोहम्मद सलेम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इस इमेज के लिए मोहम्मद सलेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। अब इस फोटो में क्या दर्शाया गया है? तो इसमें देखा गया है कि गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फ़िलिस्तीनी महिला अपनी छवि के लिए इन्होंने मतलब वो बैठी हैं और इसी छवि के लिए इन्होंने यानी कि मोहम्मद सलेम ने इस पुरस्कार को यहाँ पर जीता है।
और ये तस्वीर ली गई थी 17 अक्टूबर 2023 को, जब गाजा के खान यूनिस में एक परिवार फ़िलिस्तीनी इलाके में इजरायली बमबारी के दौरान मारे गए रिश्तेदारों की तलाश कर रहे थे। तो उसी दौरान पे ये जो पिक्चर है वो वहाँ पर ली गई थी मोहम्मद सलीम के द्वारा, और इसी पिक्चर के लिए उन्हें वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। फिर है मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो मिखाइल मिशुस्तिन की बात करें तो फिर से रशिया के ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, जहाँ के अभी राष्ट्रपति हमने डिस्कस किए व्लादिमीर पुतिन। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए रशिया के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने ही जो है मिखाइल मिशुस्तिन को पुणे देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर नियुक्त किया है। रशिया की बात कर लेते हैं। राजधानी हो जाएगी मॉस्को, मुद्रा हो जाएगी रूबल, और राष्ट्रपति जैसे मैंने अभी आपको बताया 5वीं बार बने हैं फिर से 6 सालों के लिए। नाम है इनका व्लादिमीर पुतिन। फिर 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी ये किसने जीती है? तो 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी ये जीती है जापान ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी अपने नाम की है। जो फाइनल मुकाबला था वो 11 मई 2024 को मलेशिया के इपो शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था, और भारत ने 1985, 1991, 1995, 2009 और 10 में 5 बार सुल्तान अजलान शाह ये अपने नाम किया है। फिर यूएन के द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस ये घोषित किया गया है? तो अगर हम बात करें ग्लोबल फुटबॉल डे, ये घोषित किया गया है 25 मई को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए जो यूएन के मेंबर कंट्री है 193, तो उन सभी ने 7 मई 2023 को हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया, और इस प्रस्ताव को संयुक्त रूप से महासभा के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा 25 मई को मनाया जाएगा विश्व फुटबॉल दिवस, इसकी मंजूरी दे दी है यूएन के सभी 193 मेंबर कंट्रीज ने। अगला क्वेश्चन है भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए अगर हम बात करें 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं पी श्याम निखिल, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ्को के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इफ्को यानी कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, इसके जो अध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं कौन? दिलीप संघानी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। और दिलीप संघानी को 17वां अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया, और वो इससे पहले इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो ध्यान रखिएगा इफ्को के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं श्री दिलीप संघानी। फिर किस राज्य के सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दे दी गई है? तो सेला सुरंग की बात करें ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, और इसे ही अभी रिसेंटली देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिल गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के द्वारा निर्मित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता यहाँ पर दे दी गई है, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है 13,000 फीट की ऊंचाई पर ही स्थित है। और नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन यहाँ पर किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे सेला सुरंग कहाँ पर स्थित है तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग ये कौन सी है? तो ये है आपकी सेला सुरंग, जो कि है आपका अरुणाचल प्रदेश में। फिर किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रख्यात अंग्रेजी लेखक है रस्किन बॉन्ड, इन्होंने 300 से अधिक लघु कथाएं, निबंध, उपन्यास ये सब लिखा है, और इसीलिए इन्हें मतलब काफ़ी कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है लिटरेचर में, तो इसीलिए इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर की है? तो ये की है डेविड साल्विगनी की। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखेंगे कि नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसी ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नए प्रमुख के रूप में डेविड साल्विगनी को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका
कि लॉरेंस वोग ने कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो देखिए, अगर हम बात करें लॉरेंस वोग की, तो ये बन गए हैं कहाँ के प्रधानमंत्री, तो ये बने हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, लॉरेंस वोग ने सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और राष्ट्रपति जो है थरमन सनमुगरथनम ने लॉरेंस वोग को यहाँ पर शपथ दिलाई है। फिर एक किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण निधन हो गया? तो ये राष्ट्रपति थे ईरान के, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा 45 वर्ष का पुराना हेलीकॉप्टर 19 मई 2024 को क्रैश कर गया और उनके साथ में विदेश मंत्री होसन अमीराबुद्दुल्लाहयन भी सवार थे। और ईरान की स्टेट मीडिया के अनुसार इनका जो क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर है वो अभी तक लापता है, उसके अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। तो ध्यान रखना, इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे जो कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इनका निधन यहाँ पर हो गया था। फिर अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है वेनेजुएला, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर्स खोने वाला पहला देश बन गया है और इसमें मतलब इतना क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से पूरा ग्लेशियर पिघल गए हैं। और 1910 तक वहाँ पर मतलब 1910 में वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर्स थे जो कि 1000 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए थे, लेकिन अब जो बर्फ़ के अवशेष है वो मात्र रह गए हैं और इसलिए यहाँ पर ये जो ग्लेशियर्स के मापदंड है उसको पूरा नहीं करते। तो हम कह सकते हैं कि अपने सभी ग्लेशियर्स को खोने वाला ये पहला देश बन गया है वेनेजुएला। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कपिल सिब्बल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो कपिल सिब्बल की बात करें तो वो चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और कपिल सिब्बल प्रख्यात कांग्रेस राजनेता और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं और वो यूपीए सरकार में कई केंद्रीय मंत्रालय भी देख चुके हैं। फिर किस देश के सुरक्षा मंत्री जिनका नाम है टॉम लेम को देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? तो ये बने हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो इससे पहले जो वो वांग थियोंग थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन पे भ्रष्टाचारी विरोधी अभियान यहाँ पर चल रहा था और उसके बाद में वियतनाम के सुरक्षा मंत्री जो हैं टो लैम, उन्हीं को वियतनाम का नया राष्ट्रपति यहाँ पर बनाया गया है। फिर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है ज्योति रात्रे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जो पर्वतारोही हैं ज्योति रात्रे वो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला यहाँ पर बन गई हैं और इनकी आयु कितनी है? तो ये है 55 वर्ष की, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करती है मध्य प्रदेश से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जीता है जेनी अर्पन बैग ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, मई 2024 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई और इस बार ये पुरस्कार कैरोस किताब की लेखिका जेनी अर्पन बैग और उनके अनुवादक माइकल हॉफमैन को मिला है। जेनी अर्पन बैग की बात करें तो पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें बुकर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये मिला है जेनी अर्पन बैग को, जो कि बिलोंग करती है कहाँ से? जर्मनी से। फिर भारत के किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बिलोंग करती है यूपी से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से ये संबंधित है 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती और यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा इन्हें यहाँ पर महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर किस देश ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन यहाँ पर लॉन्च किया है? तो विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो है वो लॉन्च किया है भारत ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। ये जो पेन है वो नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने विश्व का पहला पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल पेन यहाँ पर पेश किया जिसका नाम है नॉट पेन, तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर किस चैनल ने मई 2024 को एआई एंकर कृष और एआई भूमि को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डीडी किसान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, डीडी किसान ने 50 भाषाओं में 24/7 समाचार प्रस्तुत करने के लिए 2 एआई एंकर लॉन्च किए हैं जिसमें नाम है शामिल किसका? एआई एंकर, एआई कृष और एआई भूमि।
इससे पहले इंडिया टुडे ने भारत की पहली एआई न्यूज़ एंकर ये लॉन्च की थी, जिसका नाम था सना। फिर टाटा आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, टाटा आईपीएल की बात करें तो ये खिताब ये जीता है किसने? तो ये जीता है केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उसने टाटा आईपीएल 2024 का खिताब यहाँ पर जीता है और केकेआर फाइनल्स में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया है। संस्करण था इसका 17वां और ऑरेंज कैप यहाँ पर जीती है विराट कोहली ने, जिन्होंने 741 रन बनाए थे। पर्पल कैप यहाँ पर हर्षल पटेल ने जीती है, जिन्होंने 24 विकेट लिए थे पंजाब किंग्स के लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यहाँ पर रहे थे सुनील नारायण और फेयर प्ले अवार्ड यहाँ पर दिया गया सनराइजर्स हैदराबाद को, जो कि बिलोंग करते थे एसआरएच टीम को यहाँ पर दिया गया, और सुनील नारायण की बात करें तो केकेआर से बिलोंग करते थे यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। और विराट कोहली सभी जानते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से बिलोंग करते हैं। फिर डीआरडीओ प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? तो डीआरडीओ के प्रमुख जो है समीर कामत, इनका कार्यकाल ये बढ़ाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे। और इनका जो कार्यकाल है वो 1 जून 2024 से बढ़ाया गया और अभी 31 मई 2025 तक यानी कि अगले 1 वर्ष तक ये और अपने पद पर बने रहेंगे। फिर 2024 एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट ये कौन बनी है? तो 2024 एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट ये बन गई हैं दीपा कर्माकर। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आपस में ध्यान रखेंगे। और उन्होंने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 2024 एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं के वर्ल्ड फाइनल में 13.566 के स्कोर के साथ में ये जीत यहाँ पर हासिल की है और भारतीय पहली हैं जिन्होंने ये स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। तो नाम है इनका दीपा कर्माकर। कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती हैं त्रिपुरा से। फिर एक कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है पायल कपाड़िया ने। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपस में ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। ऑल वी इमेजिन इज लाइट, इसके लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार कांस फिल्म फेस्टिवल में जीता है किसने? पायल कपाड़िया ने। इसके अलावा अनसुया सेन गुप्ता का नाम आपको याद होना चाहिए। इन्होंने अपने फिल्म सिमलेश के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यहाँ पर जीता है। और चिदानंद नायक ने फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट टू नो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिनेफ पुरस्कार यहाँ पर जीता है। फिर विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो देखिए, विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 की बात करें तो ये जीता है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, असम की वन्य जीव विज्ञानी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। इन्हें दूसरी बार वेटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी हम जानते हैं, उससे सम्मानित किया गया। और बेसिकली इन्होंने आर्द्रभूमि संरक्षण और इसमें काफ़ी प्रयास किए थे, तो जिस वजह से इन्हें ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। इससे पहले साल 2017 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। फिर किस देश ने थॉमस और उबेर कप दोनों जीते हैं? तो थॉमस और उबेर कप दोनों ही जीत लिए चाइना ने। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, चीन ने थॉमस कप और उबेर कप 2024 बैडमिंटन का दोनों का खिताब अपने नाम कर लिया। और BWF द्वारा आयोजित थॉमस जो कप होता है वो पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, जबकि उबेर कप की बात करें तो ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। फिर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये हो रहा है USA में। दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, IAF यानी कि भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अलास्का के एल्सन एयरफोर्स बेस पर पहुंची थी। इसका आयोजन 2 फेज में नवादा यानी कि नेलिस एयरफोर्स बेस और अलास्का में एल्सन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है। तो आपसे सिंपल यही पूछा जाएगा कि रेड फ्लैग 24 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये हुआ है USA में। फिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 31 मई को। दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपस में ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, यानी कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। फिर मार्च 2024 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं कमल किशोर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखिएगा।
तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी कमल किशोर को यहाँ पर चुना है। और भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान में किशोर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर G20 कार्य समूह का नेतृत्व भी किया था। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर है मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है प्रोफेसर मीना चरंदा को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये जो है बेसिकली दिल्ली विश्वविद्यालय के कलंदी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान इन्हें शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर है किस राज्य के माताबरी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा वस्त्र को GI टैग यहाँ पर दिया गया? तो ये दिया गया त्रिपुरा के माताबारी पेड़ा प्रसाद और रिगनई पर्चा वस्त्र को। तो ऑप्शन नंबर सी आपस में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल की दुनिया में कौन सी रैंक यहाँ पर आई है? तो देखिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें भारत का जो गवर्नमेंट ई मार्केट यानी कि जैम, इसमें भारत का स्थान यहाँ पर आया है कौन सा? तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भारत आया है तीसरे स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर है कोरिया ऑन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम कॉनेप्स और दूसरे स्थान पर है सिंगापुर जैबिस। और ये जो है GEM ये आया दुनिया में तीसरे स्थान पर। फिर किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम यहाँ पर रखा गया है? तो देखिए प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रिसेंटली एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए बेंगलुरु के प्रोफेसर ये हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा इनके नाम को मंजूरी दे दी गई है और क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है 215884 जयंत मूर्ति। अगला क्वेश्चन है आपका कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है अशोक कुमार को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपस में ध्यान रखेंगे। पूरी लिस्ट को अगर हम जानें तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेल ये बने हैं हार्दिक सिंह, महिला में बनी है सलीमा टेटे। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार को मिला है और ये वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों का 6ठा संस्करण था जो कि उत्कृष्ट भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का जश्न मनाता है। तो ध्यान रहेगा ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे का। फिर भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन किस शहर को बनाए जाने की घोषणा यहाँ पर हुई है? तो ये हुई है मुंबई को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए मुंबई को सशस्त्र बलों द्वारा सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए देश के पहले त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया, ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बन गई है जुडिथ सुनेमा तुलुका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए जुडिथ सुनेमा तुलुवा की बात करें तो कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और जीन मिशेल सामा लोगोंडा के इस्तीफे के बाद में राजनीतिक फेरबदल के बीच जुडिथ सुमनवा तुलुका को कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। फिर अब्दुल फतेह अल सीसी को मिस्र का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इनका ये कौन सा कार्यकाल है? तो ये इनका तीसरा कार्यकाल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखिएगा कि अब्दुल फतेह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। और अगर हम बात करें मिस्र की तो इसकी राजधानी हो जाएगी काहिरा और मुद्रा है यहाँ पर मिस्र पाउंड। फिर किस देश के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर प्राप्त किया है? तो ये क्या साउथ कोरिया के कृत्रिम सूर्य ने जिसका नाम है के स्टार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा कि दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य जिसका नाम है के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर प्राप्त किया जिसका नाम है के स्टार, यानी कि कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च। और ये दक्षिण कोरिया में एक परमाणु संयंत्र रिएक्टर है जिसे अक्सर कृत्रिम सूर्य के रूप में जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है के स्टार 100 मिलियन डिग्री का तापमान इसने प्राप्त किया, कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। फिर टाटा इंटरनेशनल का नया MD ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें टाटा इंटरनेशनल के नए MD ये बन गए हैं राजीव सिंघल, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को नया प्रबंध निदेशक यहाँ पर नियुक्त किया और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे आनंद सेन का।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के मदरसा कानून के खिलाफ में आदेश पर रोक लगाई है? तो ये जो रोक लगाई है ये लगाई है उत्तर प्रदेश ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो मदरसा कानून है यहाँ पर रोक लगा दी है। सॉरी, यहाँ पर आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस राज्य के मदरसा कानून के बाद, ठीक है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A के सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है और इसी के साथ में अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का भी उल्लंघन ये करता है। फिर पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये जीता है स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। और स्लोवाकिया की बात करें तो इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा, मुद्रा है यहाँ की यूरो, और पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने हाल ही चुनाव में पीटर पेलेग्रिनी विजय हुए और जिसमें प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की सरकार का रूस समर्थक रुख यहाँ पर मजबूत हुआ है। फिर अप्रैल 2024 में विप्रो का नया सीईओ ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए विप्रो के नए सीईओ की बात करें ये कौन बने हैं? तो ये बने श्रीनिवास पल्लिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए श्रीनिवास पल्लिया को विप्रो ने नए सीईओ के रूप में यहाँ पर मंजूरी दे दी है और ये विप्रो के पूर्व सीईओ थियोरा डेलोपार्टी के हाल ही के इस्तीफे के बाद में यहाँ पर बन गए हैं इसके सीईओ। विप्रो की बात करें स्थापना हुई थी 1945, मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु में। फिर है जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024, ये किसने जीता है? तो ये जीती है किसने? ये जीती है मैक्स वर्स्टेपन ने, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो मैक्स वर्स्टेपन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीत ली है और इन्होंने 2024 सीजन की पहली चारों रेसों में अपनी तीसरी जीत यहाँ पर हासिल की है। फिर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया गया? तो ये लिखी है सैम पेत्रोदा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए प्रसिद्ध लेखक है सैम पेत्रोदा ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी और ये पुस्तक भारत और यूएसए जैसे देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों का पता लगाती है। इसके अलावा देखिए हमारी रिसेंटली एक पीडीएफ रिलीज हुई है जो कि आपकी जून 2024 की पूरी करंट अफेयर है। इसको आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibookspdf.com यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर जो कि आपका है जनवरी से लेकर जून 2024 का, इसकी भी पूरी पीडीएफ ये लॉन्च हो चुकी है। जब आप विजिट करेंगे इस वेबसाइट पर तो आपको सभी जो भी लेटेस्ट पीडीएफ आई हैं उन सभी के लिंक वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको जाकर इस वेबसाइट को सर्च करना है या फिर डायरेक्टली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जहाँ पर आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को देख सकते हैं, लिंक आएगा। जो भी आपको पीडीएफ परचेज करनी रहेगी आप उसको जाकर वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर और डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है किस देश के द्वारा जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ये शुरू की गई है? तो ये शुरू की है जिम्बाब्वे ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए जिम्बाब्वे के द्वारा जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की गई है और जिग का अर्थ होता है जिम्बाब्वे गोल्ड। और नए जिग बैंक नोट ₹1 और 200 के बीच में मूल्य वर्ग में आएंगे और अमेरिकी सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए सिक्के भी पेश किए जाएंगे। यह पिछले 25 वर्षों से संकट की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का नवीनतम प्रयास है। फिर टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ये लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है TSAT-1A, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारत का पहला निजी क्षेत्र का निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया और आज तक केवल भारत सरकार के स्वामित्व वाली जो इसरो है वही उपग्रह को लॉन्च करता था और ये पहली बार होगा जब कोई निजी क्षेत्र के द्वारा एक किसी सैटेलाइट का यहाँ पर जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। तो ध्यान रखना कौन सा है, TSAT-1A। फिर राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच ये बन गए हरेंद्र सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक ये बन गया HDFC, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इसरो के किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर जूनियर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है? तो ये चंद्रयान 3 के लिए इसको दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा।
किसके द्वारा दिया गया? तो अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन के द्वारा ये दिया गया। और चंद्रयान 3 के लिए इसरो को एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड भी मिल चुका है। चंद्रयान 3 की बात करें, कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। किस रॉकेट से? LVM M3 M4। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो यहाँ पर बन रखी है चंद्रयान 3 के नाम से, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग चंद्रयान 3 टॉपिक पे ऊपर। फिर है विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो यहाँ पर सबसे टॉप पर है रशिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। भारत के स्थान की बात करें तो 10वें स्थान पर भारत आता है और टॉप 3 कंट्रीज में शामिल है रूस, यूक्रेन और चाइना। फिर है 15 अप्रैल 2024 से भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है दस्तलिक, इसका आयोजन किया जाएगा? तो ये होगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये इसका 5वां संस्करण होगा जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ी में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के पैदल सेना बटालियन के सैनिक यहाँ पर शामिल होंगे। और पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में ये हुआ था। फिर किसे भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये बनी है लिंडी कैमरून, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया और यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व CEO हैं ये, जो भारत में देश की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में यहाँ पर पदभार संभालेंगी। भारत के द्वारा सन 1954 में विजय लक्ष्मी पंडित को लंदन में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त यहाँ पर किया गया था। फिर US प्रेसिडेंशियल गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय साधु कौन बने हैं? तो ये बने हैं आचार्य लोकेश मुनि, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक भी हैं और इन्हें ही इस बार जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार यहाँ पर दिया गया और ये प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भिक्षु बन गए हैं। फिर ओलंपिक में पदक विजेता को पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल कौन सा बना है? तो ये बना है ट्रैक एंड फील्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, विश्व एथलेटिक्स ने घोषणा की कि वो पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीटों को पुरस्कार राशि देगा और ट्रैक एंड फील्ड आधुनिक ओलंपिक में पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल यहाँ पर बन गया है। फिर है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम, ये बन गया धर्मशाला स्टेडियम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये बेसिकली बने हैं कुवैत के प्रधानमंत्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री जो है शेख मोहम्मद के इस्तीफे के बाद में कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को प्रधानमंत्री नियुक्त यहाँ पर किया है, तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। फिर लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसे किया गया? तो ये सम्मानित हुए अमिताभ बच्चन, दैट इज ऑप्शन, मतलब किसे किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा अमिताभ बच्चन को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। पहला जो पुरस्कार था लता मंगेशकर, ये मिला था नरेंद्र मोदी को और उसके बाद 2023 में ये मिला था आशा भोसले को। ये पुरस्कार संगीत, सिनेमा, सामाजिक सेवा और साहित्य में प्रभावशाली योगदान का जश्न मनाता है। फिर भारत पे ने अपना नया CEO ये किसे नियुक्त किया है? तो भारत पे ने अपना नया CEO ये नियुक्त किया है नलिन नेगी को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज ये कहाँ पर खुलने जा रहा है? तो ये खुलने जा रहा है चित्रकूट में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, चित्रकूट के तुलसी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई ब्रिज का निर्माण किया गया और भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर किया गया है। फिर राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता रश्मि कुमारी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपस में ध्यान रखेंगे। और इन्होंने 3 बार की विश्व चैंपियन महिलाओं के फाइनल में के नागोज्योति को हराया है और ये इनका 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप खिताब था। और पुरुषों में ये खिताब जीता है के श्रीनिवास ने। फिर अप्रैल 2024 में जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के कौन से कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया? तो तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये मार्च 2025 से 2030 तक अपने पद पर बनी रहेगी। फिर भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के नए नौसेना अध्यक्ष ये बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखेंगे।
तो देखिए वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ये बन गए हैं नए नौसेना प्रमुख और ये स्थान लेंगे आर हरि कुमार का स्थान यहाँ पर ये लेंगे। फिर फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन ने भारत में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखेंगे। फिर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहाँ पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा मुख्यालय खोला है? तो ये खोला है बेंगलुरु में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपस में ध्यान रखेंगे। तो एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में सैटेलाइट असेंबली और अंतरिक्ष निगरानी के लिए उन्नत सुविधाओं और दिगंतारा की वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन यहाँ पर किया है। और स्टार्टअप का लक्ष्य अंतरिक्ष मलबे पर नजर रखने, वैश्विक उपग्रह सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने के लिए उपग्रहों के एक समूह को लॉन्च करना है। फिर ओपन एआई ने किसे भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है? तो वो किया प्रज्ञा मिश्रा को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपस में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बन गई है नईमा खातून, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखेगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया है और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति है। फिर प्राबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये बन गए इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपस में ध्यान रखेंगे। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे जोको विडोडो का। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री ये बन गए हैं साइमन हैरिस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और 17वीं फाइन गेल पार्टी ने भारतीय मूल के साइमन हैरिस को प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर चुना है और सबसे युवा प्रधानमंत्री यानी कि 37 साल की आयु में ये देश के यहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए हैं। और उन्होंने किसका स्थान लिया? तो उन्होंने स्थान लिया है लियो वराडकर का। फिर दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा यूएई में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, और इसका नाम होगा अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित होगा गुजरात में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावरचिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी है और इसकी जो स्थापना है वो धोलेरा गुजरात में की जाएगी। फिर एनएसजी यानी कि जो आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसके नए महानिदेशक ये कौन बने हैं? तो इसके महानिदेशक ये नियुक्त हुए हैं कौन? नाम है इनका नलिन प्रभात, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है मॉरिशस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश यहाँ पर बन गया, जिससे मॉरिशस के लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाई यहाँ पर उपलब्ध होंगी और उन्हें इनका लाभ भी मिलेगा। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में कौन टॉप पर रहा है? तो ये रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखेंगे। दूसरे स्थान पर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसने 32 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर और 21 ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीते और इसी के साथ में ये यहाँ पर टॉप पर रही है। आयोजन की बात करें तो ये गुवाहाटी असम में हुआ शुभंकर थस का अष्टलक्ष्मी। फिर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर ये कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपस में ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से और ये साल 2021 में बीएसएफ में शामिल हुई थी। फिर भारत पेट्रोलियम स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश ये बन गया है फ्रांस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला जो फ्रांस विश्व का पहला देश यहाँ पर बन गया है और फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया गया है। फ्रांस की 80% आबादी गर्भपात के समर्थन में अमेरिका और अन्य देशों की तुलना में फ्रांस में गर्भपात अधिकारों को लेकर अधिक सजगता है, तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। फिर किस खिलाड़ी को बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये चुने गए हैं टाइगर वुड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो टाइगर वुड्स को ये पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और ये जो पुरस्कार है ये ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो कि यूएसजीए चैंपियनशिप के विजेता जोन्स के अनुरूप खेल भावना,
व्यक्तित्व, चरित्र और सम्मान का प्रदर्शन यहाँ पर करते हों। फिर किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस ये लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया किसने? ये किया केरला ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो केरल के द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस ये लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य लोगों को सार्थक जानकारी प्रदान करना और क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना है। फिर किस राज्य में भारत की पहली AI टीचर जो की है आइरिस, इसको लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है केरल के त्रिवेंद्रपुरम में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने लेकर वापस आने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है चाइना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो चाइना का जो मिशन था चांग-ई 6 इसी के द्वारा चंद्रमा पर इसको भेजा गया और ये वहाँ से नमूने को वापस धरती पे लाने वाला पहला यहाँ पर देश बन गया और ये पहला मिशन यहाँ पर बन गया है। फिर पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है बिल्किस मीर जो कि बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। और जो अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक की तो ये 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के बीच में आयोजित होंगे और इसमें जो भारत की पहली महिला जूरी बनी है ये बनी है बिल्किस मीर, बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर से। फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मना है? तो ये मना है 7 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इस बार की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यानी कि माई हेल्थ माई राइट। फिर अप्रैल 2024 में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया? तो ये किया सिंगापुर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सिंगापुर ने आधिकारिक तौर पर 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो कि हर 4 साल में इस खेल को आयोजित करती है। पहली बार 1930 में इसका आयोजन हुआ और अगला संस्करण ये होगा साल 2026 में। फिर अप्रैल 2024 में सेनेगल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओस्मान सोनोका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये पश्चिमी अफ्रीका देश है, राजधानी डकार है, राष्ट्रपति है बोसिरो डियोमोफे और प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन? ओस्मान सोनेको। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं जस्टिस नजमी वजीरी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित शहरों के अधिकारियों की एक आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया और दिल्ली के वन विभाग के अनुसार दिल्ली में कुल दर्ज वन क्षेत्र 85 वर्ग किलोमीटर है जो कि दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र का 5.73% यहाँ पर है। फिर अप्रैल 2024 में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ पर भारत आता है दूसरे स्थान पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है क्योंकि रिसेंटली अभी 9 अप्रैल को जारी एक रिपोर्ट हुई थी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। उसी के अनुसार में 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे, जिसमें पहले स्थान पर है चाइना और दूसरे पर है भारत। फिर विश्व रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ये बन गया है JNU, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये जो रैंकिंग है वो क्वाकुरेली साइमंड्स के द्वारा दुनिया भर में रैंक दी जाती है और पहले नंबर पे आपका MIT, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड देन आता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। फिर किस खोज के लिए प्रख्यात भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का निधन हो गया? तो इन्होंने खोज की थी गॉड पार्टिकल की, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी पीटर हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व पर एक सिद्धांत दिया जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने वाले सिद्धांत के लिए फ्रैंकोइस एल्बर्ट के साथ में 2013 में इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। फिर किस देश ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है? तो ये की है नेपाल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए नेपाल सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है और नेपाल सेना पर्वतीय सफाई अभियान 2024 के हिस्से के रूप में माउंट एवरेस्ट पर पड़े लगभग 10 टन कचरे और 5 शवों को इकट्ठा करेगी और 18 सदस्यीय शेरपा टीम सफाई अभियान में सेना की यहाँ पर मदद करेगी।
फिर अप्रैल 2024 में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो ये क्या था किसको? ये था आयुष्मान खुराना, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। फिर विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनता है 10 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन बी। और इस बार की थीम है होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। फिर 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया पंडित गणपति भट्ट को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संगीत सम्राट तानसेन के नाम से स्थापित ये सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है। इस सम्मान में विजेता को 5 लाख रुपए, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? ये किया नरेंद्र मोदी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इसका पहले नाम था अयोध्या धाम जंक्शन, इसका पहले नाम था अयोध्या जंक्शन और इसका नाम हो गया अयोध्या धाम जंक्शन। फिर फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये हुआ था समरकंद, उज्बेकिस्तान में। फिर किस राज्य में हेताई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये हुआ है तमिलनाडु में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर लुइस ब्रेल के जन्मतिथि के अवसर पर विश्व ब्रेल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये बना है 4 जनवरी को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और इस बार की थीम है समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण, यानी कि एम्पावरमेंट थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। फिर किस देश ने हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ पर घोषित किया है? तो ये किया किर्गिस्तान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस खिलाड़ी को प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड यहाँ पर दिया गया? तो ये मिला है किसको? विराट कोहली को, उन्हें चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखिएगा। फिर किस राज्य के आदिवासी लोगों के द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमलीपाल काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग यहाँ पर दिया गया? तो ये है उड़ीसा से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर किस राज्य की हस्त निर्मित कालीन, अदरक आदि, केकर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग यहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश के सभी प्रोडक्ट्स को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर लोक नीति संवाद 2024 में केंद्र सरकार की किस योजना ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार यहाँ पर जीता है? तो ये जीता है स्वामित्व ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। स्वामित्व का पूरा नाम ये है सर्वे ऑफ विलेजर्स एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। शुभारंभ इसका गया पंचायती राज मंत्रालय ने। फिर जनवरी 2024 में डकार रैली 2024 के सबसे उम्रदराज विजेता कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कार्लोस सेंच, जो कि स्पेन से है, तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर ब्रेव हार्ट्स ऑफ असम लचित बरफुकन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अरुण कुमार दत्ता, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये बने हैं जस्टिस शील नागू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये 24 मई 2024 को मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत के पद छोड़ने के बाद न्यायमूर्ति नागू ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक के रूप में कार्य भी किया था, और अब ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बन गए हैं। फिर मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कौन? इनके हैं पीयूष पांडे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद में किस भारतीय ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये लिया रविंद्र जडेजा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद में भारतीय टीम के स्टार स्पिनर हैं रविंद्र जडेजा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा यहाँ पर कर दी है। फिर T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए, आपने मैच ज़रूर देखा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, और इसमें स्मार्ट कैच ऑफ द मैच ये अवार्ड जीता है किसने? सूर्य कुमार यादव ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ यानी कि साफ पहल ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
ये पहल स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलेगी, ताकि शहरी स्थानीय निकायों को आगामी मानसून सीजन के लिए बेहतर तैयारी करने में सहायता मिल सके। फिर मोहम्मद वसीम को किस देश की महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं पाकिस्तान के मुख्य कोच, दैट इज ऑप्शन नंबर, पाकिस्तान की जो महिला टीम है उसकी मुख्य कोच बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पाकिस्तान के पूर्व पुरुष मुख्य चयनकर्ता और बल्लेबाज मोहम्मद वसीम को महिला T20 एशिया कप 2024 से पहले पाकिस्तान महिला टीम का मुख्य कोच यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और ये कब होगा? एशिया जो ACC महिला T20 एशिया कप है ये होगा 19 से लेकर 28 जुलाई तक। कहाँ पर? श्रीलंका में। फिर 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ये 25 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुई है और इसमें चीनी उद्योग और जैव ईंधन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। फिर SBI ने 2024-25 में कितनी शाखाएं खोलने की घोषणा की है? तो इसने 400 शाखाएं यहाँ पर खोलने की घोषणा की है। तो देखिए, जो SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, उन्होंने 24-25 में भारत में 400 शाखाएं खोलने की यहाँ पर बात की है। फिर भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा की शुरुआत की गई है? तो ई-मेडिकल वीज़ा इसकी शुरुआत ये हुई है बांग्लादेश के साथ में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, जून 2024 में राष्ट्रीय राजधानी में 2 प्रतिनिधि मंडलों के बीच में एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा की शुरुआत करेंगे। उन लोगों के लिए जो भारत में चिकित्सा उपचार के लिए आ रहे हैं, भारत बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों के लिए सेवाओं को सुगम बनाने के लिए रंगपुर बांग्लादेश में एक वाणिज्य दूतावास भी खोला जाएगा। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 53वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो ये की है नई दिल्ली में, दैट इज बी। और ये कब की है? तो ये की है 22 जून को। फिर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार ये कौन सा बना है? तो ये बन गया है भारत, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भारत बेसिकली ब्राज़ील को पछाड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार यहाँ पर बन गया और कम लागत वाली वाहक इंडिगो ने इस वृद्धि को प्रेरित किया और 2014 के बाद से इसकी बाजार हिस्सेदारी दोगुनी होकर 62% हो गई है और मुंबई दिल्ली मार्ग विश्व स्तर पर 8वां सबसे व्यस्त मार्ग ये बन गया है। फिर कौन सा हवाई अड्डा स्वसेवा बैगेज ड्रॉप प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो ये है आपका IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर 2024 कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये हुई है USA में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, कनाडा ने किस देश के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी संगठन यहाँ पर घोषित किया? तो ये है ईरान का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, कनाडा ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी कि IRGC के आतंकवादी संगठन यहाँ पर घोषित किया और जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सरकार के इस फैसले से टेरर फंडिंग को रोकने में मदद मिलेगी। कनाडा सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि IRGC को आतंकी लिस्ट में शामिल करने से आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस संदेश यहाँ पर जाएगा। फिर किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में राज्यों के द्वारा निर्धारित 65% आरक्षण को की सीमा को यहाँ पर रद्द कर दिया? तो ये है बिहार में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये बेसिकली पटना हाई कोर्ट का मामला था, तो जिसमें 65% आरक्षण की सीमा को यहाँ पर रद्द कर दिया। फिर किस देश के क्रिकेटर ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये है कौन? ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मिशन निश्चय किस राज्य पुलिस के द्वारा नशीली दवाओं के खिलाफ चलाया गया? तो ये पंजाब के द्वारा चलाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो पंजाब पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और गांव रक्षा समितियों के सहयोग से फाजिल्का जिले में दवाओं के खिलाफ एक सप्ताह का अभियान ये चलाएगी। फिर क्रोल के द्वारा प्रकाशित 2023 के लिए सेलिब्रिटी ब्रांड रैंकिंग में निम्नलिखित में कौन टॉप पर है? तो ये है विराट कोहली, दैट इज ऑप्शन बी। दूसरे स्थान पर आता है रणवीर सिंह और तीसरे स्थान पर आता है शाहरुख खान। फिर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये हुआ है श्रीनगर में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया और हर साल 21 जून को मनाते हैं दिन, और इस बार की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग।
फिर है साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को 2024 के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये है कुल 23 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए साहित्य अकादमी ने 2024 के साहित्य पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की, जिसमें युवा पुरस्कार मिले हैं 23 लोगों को, बाल साहित्य पुरस्कार मिले हैं 24 लोगों को। इसमें एक तांबे की पट्टिका, एक कास्केट और 50,000 रुपये का चेक यहाँ पर दिया जाएगा। फिर किस देश ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ये जीता है भारतीय महिला टीम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और उप विजेता है थाईलैंड। संस्करण था 5वां। चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व किया पीवी सिंधु ने, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर 100% घरेलू जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य, ये बन गया अरुणाचल प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इसमें केंद्र सरकार का लक्ष्य है साल 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी उपलब्ध कराना। फिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये हुआ है 25,000, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप इसमें ध्यान रखिएगा। पहले ये 15,000 था और अब ये बढ़ के हो गया कितना? 25,000। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बात करें तो शुरुआत हुई थी 2019 में। उद्देश्य गरीब बच्चों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना और मंत्रालय इसका महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में। फिर पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बने हैं नरेंद्र कुमार यादव, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर 18 फरवरी 2024 को प्रसिद्ध जैन भिक्षु का 77 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में संलेखना व्रत के माध्यम से निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था आचार्य विद्यासागर महाराज, ऑप्शन नंबर ए। अब इस संलेखना व्रत क्या होता है? तो संलेखना व्रत में जो ये होते हैं साधु लोग, ये क्या करते हैं, ये भिक्षु ये करते हैं कि ये बिना खाए पिए बैठे रहते हैं, कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है और ऐसे अपने प्राण को त्याग देते हैं। यही होता है इनका संलेखना व्रत। फिर किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? तो ये क्या उड़ीसा में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये तो है चौथा, इससे पहले जो 3 है उसमें शामिल है मंसरू पहाड़ियाँ कंधमाल जिले में, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ गजपति जिले में और गंधमर्दन पहाड़ियाँ गोलाम्बीर और बारगढ़ जिले में। फिर किस राज्य ने काजी नींबू यानी कि खट्टे नींबू को राज्य के फल यहाँ पर घोषित किया? ये किया है असम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन को किसने लॉन्च किया? ये किया है नासा ने। और इस मिशन का उद्देश्य महासागरों का विशाल विस्तार और पृथ्वी के वायुमंडल को समझना और जलवायु परिवर्तन को समझने और उनसे लड़ने के लिए महत्वपूर्ण रहस्यों को खोजना है। पेस की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड और ओशन इकोसिस्टम। फिर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये है देहरादून उत्तराखंड में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें पहले सीडीएस तो ये थे जनरल विपिन रावत और अभी वर्तमान में है कौन? जनरल अनिल चौहान। फिर भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन बने हैं? तो ये बन गए वरुण घोष, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 6 मंथ। इससे पहले ऑलरेडी हमने 150 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया और यहाँ पर आपके टॉप मोस्ट 300 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। अब आता है टर्न टेस्ट का, जब इनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो पहला क्वेश्चन है इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर आप मुझे बताओगे। और दूसरा यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त यहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा हमारी पीडीएफ रिसेंटली लॉन्च हुई, जैसे मैंने आपको बताया था जून की रिलीज़ हो चुकी है। जनवरी से लेकर जून का पूरा कंपाइलेशन लास्ट 6 मंथ का ये भी रिलीज़ हो चुका है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको क्या करना है, वेबसाइट पर विजिट करना है जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो जितनी भी हमारी रिसेंट की पीडीएफ है उनकी लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप उनको जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली सर्च कीजिएगा या फिर आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है रवि स्टडी IQ GK, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली फ्री क्विज़ेस देखने के लिए मिलेगा करंट अफेयर का। इसके अलावा करंट अफेयर्स बाय रवि इसका टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है ई बुक्स के लिए, उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आपको सभी PDF के लिंक्स आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये थी आपके सभी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल दीज स्टफ विच वी हैव। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।